Hello friends, welcome to Tale Times. I am your narrator and let's begin our story Rebirth of My Devil President, Episode 2. एक कमरे में कई लोगों को बांध कर रखा गया था। सबकी हालत काफी खराब थी। सबका शरीर खून से लथपथ था। उन सबको चारों तरफ से वेल ट्रेन्ड बॉडीगार्ड घेर कर खड़े थे। प्लीज मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे, वो लोग चीखने चिल्लाने लगे। तभी एक आदमी अंदर आया। उसकी चेहरे पर इस वक्त गुस्सा था। सबकी नज़र जब उस आदमी पर गई तो सबकी सांसें थम सी गई, जैसे उसने सबकी सांसें अपने कब्जे में कर लिया हो। ब्लैक सूट में वो बहुत ही हैंडसम और खतरनाक लग रहा था। वो तुरंत एक किंग साइज चेयर में अपने पैर पर पैर चढ़ा कर बैठ गया। उसकी नीली आंखें इस वक्त किसी की भी जान लेने के लिए काफ़ी थी। तुम में से किसने उस लड़की को थप्पड़ मारा था? अथर्व ने उन सब आदमियों को घूरते हुए कहा। पर किसी ने कुछ नहीं कहा, जिससे अथर्व का गुस्सा भड़क रहा था। उसने चिल्लाते हुए कहा, आंसर मी डैम इट। उसकी आवाज़ सुन सब कांपने लगे। उन सब लोगों ने एक आदमी की तरफ अपने उंगलियों से इशारा किया। वही उस आदमी की हालत खराब हो गई जिसने धनुषी को थप्पड़ मारा था। उसकी दोस्तों का इशारा खुद की तरफ पाकर वो सहम गया। हाथ काट दो, इसके कमरे में एक खतरनाक आवाज़ गूंज उठी जो दिल को दहलाने के लिए काफ़ी थी। वही उस आदमी ने सुना कि उसके हाथ काट दिए जाएंगे तो वो घबरा गया। उसकी आंखों में डर साफ साफ देखा जा सकता था। तभी एक बॉडीगार्ड आया और जैसे ही उसका हाथ काटने गया तभी उसके कानों में एक आवाज़ आई, स्टॉप। उस बॉडीगार्ड ने तुरंत मुड़कर अथर्व को देखा और सिर झुकाते हुए बोला, यस प्रेसिडेंट। वही सब जैसे राहत की सांस लिए कि अथर्व अब उन सब को छोड़ देगा। तभी एक बार फिर अथर्व ने शैतानी तरीके से मुस्कुरा कर कहा, एक बार में नहीं, धीरे धीरे हाथ काटो। उसके इस तरह बोलने से वो आदमी चिल्लाने लगा, तुमने मेरे हाथ को गाजर मूली समझ के रखा है क्या, जो ऐसे काट देने को बोल रहे हो? उसकी बात सुन अथर्व उठ खड़ा हुआ और अपने हाथ अपने दोनों पॉकेट के डाल लिया और उसके तरफ कदम बढ़ाते हुए बोला, तो तुमने क्या उस लड़की को खिलौना समझ रखा था जो उसके साथ बदतमीजी करने पर उतर गए थे? तभी एक बॉडीगार्ड वापस धीरे धीरे उसके हाथों को रेतने लगे। उस आदमी की चीखें पूरे कमरे में गूंजने लगी और बाकियों ने अपनी आंखें बंद कर लिए। अथर्व ने कमरे से बाहर आते हुए कहा, इन लोगों को जितना हो सके उतना टॉर्चर करो और टुकड़े टुकड़े कर जंगली जानवरों को खिला दो। उसके जाते ही जैसे कमरे में सिर्फ और सिर्फ चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी जो किसी के रूह को भी अंदर तक कांप देता। पर अथर्व रस्तोगी तो डेविल प्रेसिडेंट है, ये आवाज सुन उसके चेहरे पर मुस्कान बिखर गई। वही दूसरी तरफ धनुषी अब ठीक थी। उसके सिर पर बस बैंडेज बंधी हुई थी। भगवान की दया से उसे ज्यादा चोट नहीं लगी थी, बस कुछ खरोचों के निशान थे जिससे अब खून आना बंद हो चुका था। वो धीरे धीरे उठने लगी और अपने कमरे से बाहर निकल गई। मैम, आप कहाँ जा रही हैं? प्रेसिडेंट ने आपको कहीं जाने से मना किया है, आप सिर्फ रेस्ट कीजिए, एक मेड ने उसे रोकते हुए कहा। पर धनुषी ने उसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए कहा, मैं ठीक हूँ। फिर वो धीरे धीरे अथर्व के कमरे की तरफ जाने लगी, पर जब वो कमरे में गई तो वहाँ कोई नहीं था। उसने चारों तरफ देखा, फिर वॉशरूम के डोर नॉक करते हुए बोली, डेविल क्या तुम अंदर हो? पर अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। उसने डोर ओपन करके देखा तो वॉशरूम में भी कोई नहीं था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? पीछे से एक कठोर आवाज़ उसके कानों में पड़ी जिसे सुन वो हड़बड़ा गई। उसने जल्दी से पीछे पलट कर देखा तो अथर्व उसे अपनी तीखी नज़रों से घूर रहा था। वो हकलाते हुए बोली, मैं वो। अथर्व उसके तरफ अपना कदम बढ़ाने लगा तो धनुषी अपने कदम पीछे लेने लगी। वो पीछे चलते चलते एक टेबल से टकरा गई। अथर्व ठीक उसके सामने खड़ा था। वो धीरे धीरे उसके ऊपर झुकने लगा तो धनुषी पीछे की तरफ झुकने लगी। अथर्व ने टेबल से एक फाइल उठाया और उससे 2 कदम पीछे हट गया। उसने धनुषी को देखा जो अपनी आंखों को बंद किए खड़ी थी। उसे देखकर अथर्व की आंखें छोटी हो गई। उसने अपना हाथ फोल्ड कर लिया और उसे ही घूरने लगा। लगभग 2 मिनट बाद धनुषी को एहसास हुआ कि कुछ नहीं हो रहा है तो उसने अपनी आंखें खोल दी और उसकी नज़र सीधा अथर्व से जा मिली जो उसे देख शैतानी तरीके से मुस्कुरा रहा था। धनुषी उसे देख झेप गई। उसे बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी। उसने खुद से कहा,
ये क्या किया तुमने? ये डेविल अब तुम्हारे बारे में क्या सोच रहा होगा? हे भगवान, मैं इतनी बेवकूफ़ कैसे हो सकती हूँ? मुझे लगा ये डेविल मुझे ऑफर भाग ले यहाँ से, वरना शर्मिंदगी से ही मर जाएगी। वो सार्कास्टिकली हंसने लगी और धीरे धीरे दूर की तरफ बढ़ने लगी, पर वो एक कदम भी बढ़ा पाती अथर्व ने उसे खींचकर दीवार से लगा दिया और उसके कमर को मजबूती से पकड़ लिया, जैसे पकड़ ढीली होने पर वो यहाँ से भाग जाएगी। धनुषी ने सिर ऊपर कर देखा तो अथर्व उसे ही देख रहा था। ये क्या कर रही थी तुम? अथर्व ने उसकी कमर को और जकड़ते हुए कहा, जिससे धनुषी की डर के मारे हालत ही खराब हो गई। धनुषी की डर के मारे हालत खराब हो रही थी, तभी अचानक अथर्व का फोन रिंग करने लगा। अथर्व ने पहले उसे एक नज़र देखा, जिसका चेहरा काफी खुश नजर आ रहा था। उसने उसे घूरते हुए कहा, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें तो मैं बाद में बताऊंगा। फिर उसने जल्दी से अपना फोन उठा लिया। उधर से कुछ बोला गया, जिसे सुनकर अथर्व की आंखें गुस्से से लाल हो गई। तुम वहीं रुको, मैं आ रहा हूँ। फिर उसने जल्दी से फोन डिस्कनेक्ट किया और वापस बाहर आ गया। धनुषी उसे आंखें फाड़े देखने लगी। वो तो जैसे हवा की तरह वहां से गायब हो गया। ये आदमी इतनी जल्दी कहाँ गया? उसने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा और अपना सिर खुजलाते हुए वहां से चली गई। वो जा ही रही थी, तभी उसके कानों में कुछ सर्वेंट्स की आवाज आई। पहली मेड ने कहा, पता नहीं प्रेसिडेंट किसे उठाकर यहाँ ले आए हैं, मुझे तो वो लड़की जरा भी नहीं पसंद। तभी दूसरी मेड ने कहा, सही कहा तुमने, जरूर उसने अपने हुस्न के जादू से प्रेसिडेंट को फंसाया होगा, पर मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि वो उस लड़की से इतनी जल्दी इम्प्रेस कैसे हो गए। ये तो वही जाने, पहली मेड ने कहा। और फिर ना जाने उन दोनों ने धनुषी के बारे में कितना बुरा भला बोला। फिर दोनों वहां से चली गई। वही इन दोनों की बातें धनुषी के दिल में सीधे खंजर की तरह वार किया था। उसकी आंखें आंसुओं से डबा गई। उसने खुद से कहा, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, अगर इन्हें मैं नहीं पसंद तो मैं यहाँ रहकर क्या करूंगी? मैं नहीं चाहती मेरी वजह से किसी को कोई तकलीफ हो। मैं आज ही वापस चली जाऊंगी यहाँ से दूर। वो इतना कहकर वहां से बाहर आ गई। उसने देखा बाहर कोई बॉडीगार्ड नहीं है। उसे थोड़ी हैरानी हुई, फिर उसने ज्यादा नहीं सोचा और वहां से बाहर आ गई। वो बस रोते रोते आगे आगे जा रही थी और खुद से बड़बड़ा रही थी, वो डेविल प्रेसिडेंट सही कहता है, मैं सबको बहुत परेशान करती हूँ, इसलिए मुझे कोई पसंद नहीं करता। तभी अचानक किसी ने उसके कंधे में हाथ रखा। उसने पीछे पलट कर देखा तो एक 24 साल का लड़का वहां खड़ा था। उसकी हाइट 6'1" थी। दिखने में वो भी किसी हीरो से कम नहीं लग रहा था। उसकी काली गहरी आंखें झील जैसी शांत थी। धनुषी अपना सिर उठाकर अपने बड़ी बड़ी मासूम आंखों से उसे टुकुर टुकुर देखने लगी। उस लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा, हे धनुषी, तुम यहाँ इस वक्त क्या कर रही हो? धनुषी ने अपनी तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम मुझसे बात कर रहे हो? हाँ, मैं तुम ही से बात कर रहा हूँ। उस लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता और तुम कौन हो? धनुषी ने उसे सवालिया नजरों से देखते हुए पूछा। धनुषी, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम मुझे भूल गई? मैं करण, तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त। हम कॉलेज में पढ़ते थे, मैं तुम्हारा सीनियर था, तुम मुझे कैसे भूल सकती हो? करण ने थोड़ा हैरानी से पूछा। ओह सॉरी करण, पर मेरा कुछ दिन पहले एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए मुझे अपने और अपने से जुड़े इंसान के बारे में कुछ भी याद नहीं है, धनुषी ने उदास होते हुए कहा। करण ने थोड़ा शौक होते हुए कहा, तुम्हारा मतलब तुम्हारी याददाश्त चली गई है? उसकी बात सुन धनुषी ने रोते हुए हाँ में सिर हिलाया और कहा, मेरा कोई नहीं है, मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कुछ नहीं पता। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ, बाय। ये बोल वो जैसे ही जाने लगी, करण ने उसे रोकते हुए कहा, पर तुम जाओगी कहाँ? जहाँ मुझे ये रोड लेकर जाए वहीं चली जाऊंगी, धनुषी ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा। उसकी बात पर करण मुस्कुरा दिया और उसे गले लगाते हुए कहा, कोई बात नहीं, तुम मेरे घर चलो। ये तुम क्या बोल रहे हो? मैं तुम्हारे घर कैसे जा सकती हूँ और तुम्हारे मॉम डैड क्या कहेंगे? धनुषी ने उससे अलग होते हुए कहा। शश, तुम तो लगता है सचमुच सब कुछ भूल चुकी हो। मेरी सिस्टर तुम्हारे क्लास में ही पढ़ती हैं और मेरे मॉम डैड भी तुम्हें बहुत पसंद करते हैं, इनफैक्ट बेटी ही मानते हैं। तुम अपने मौसी मौसा के साथ रहती थी, पर वो बहुत बुरे थे, तुम्हें हमेशा मारते थे, उन्होंने तुम्हें तो को। ये बोल वो चुप हो गया और अपने मन में कहा, ये मैं क्या बोलने जा रहा था? मैं धनुषी को नहीं बता सकता कि इसकी मौसी और मौसा ने इसे कोठे में भी बेचने की कोशिश की है, बेचारी मासूम का दिल टूट जाएगा।
क्या हुआ, तुम चुप क्यों हो गए और मेरे मौसी और मौसा इतने बुरे थे? धनुषी ने हैरानी से कहा। तो करण ने मुस्कुराते हुए कहा, अब पुरानी बातों को भूल जाओ और मेरे साथ चलो। पर धनुषी कुछ बोलती कि करण ने उसे चुप कराते हुए कहा, तुम्हें हमारी दोस्ती की कसम। धनुषी ने हाँ में सिर हिलाया और उसे गले लगाते हुए कहा, तुम बहुत अच्छे हो, सबसे अच्छे। अच्छा, वो तो मुझे पता है, करण ने कहा। तो धनुषी ने अपने 2 उंगलियों को अपने गर्दन के बीचों बीच रखते हुए कहा, कसम से। उसकी इस हरकत पर करण हंस दिया और मुस्कुराते हुए कहा, तुम बहुत प्यारी हो। अच्छा, पर सब मुझे बोलते हैं मैं सबको परेशान करती रहती हूँ, इसलिए कोई मुझे पसंद नहीं करता, धनुषी ने उदास होते हुए कहा। तो करण ने थोड़े गुस्से में कहा, चुप, तुम किसी को परेशान नहीं करती, तुम तो बहुत अच्छी और प्यारी हो, तुम्हारा दिल भी बहुत साफ है, और जिसने भी तुमसे ऐसा कहा ना वो खुद सबसे बड़ा पागल होगा। अब चलो मेरे साथ, ये बोल उसने धनुषी को अपने बाइक में बिठाया। तो धनुषी ने उतरते हुए कहा, क्या मैं बाइक चला सकती हूँ? क्या तुम्हें बाइक चलाने आती है? करण ने हंसते हुए कहा। तो धनुषी ने मुंह बनाते हुए कहा, नहीं, पर तुम मेरे पीछे बैठना और हैंडल संभाल लेना, जब मुझसे नहीं संभलेगी तो। करण ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाया और उसको बैठाकर ठीक उसके पीछे बैठ गया। धनुषी ने हैंडल पकड़ लिया और बाइक चलाने लगी, पर कुछ सेकंड्स में ही उसका बाइक डिसबैलेंस करने लगा। तो करण ने जल्दी से धनुषी के हाथों से हैंडल संभाल लिया। करण ने हंसते हुए कहा, तुम तो मुझे आज स्वर्ग के दर्शन ही करा देती। फिर वही उसके पीछे से हैंडल संभालने लगा और धनुषी हंसते हुए उससे बातें करने लगी, तुम सच में बहुत अच्छा बाइक चलाते हो, तुम ना मुझे भी सिखाना। करण ने उसके बातों को इग्नोर करते हुए कहा, तुमने कहा कुछ दिन पहले तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ, तो फिर इन दिनों तुम कहाँ रहती थी? वो मैं एक आदमी के घर में रहती थी जिसने मेरी जान बचाई थी, पर उसके घर में मुझे कोई पसंद नहीं करता, इसलिए मैं वहाँ नहीं रुकी। धनुषी ने अपना सिर झुकाते हुए कहा, व्हाट, तुम इसलिए इस टाइम घर से बाहर हो? देखो धनु, ऐसे अकेले घर से बाहर निकलना इट्स नॉट सेफ, अब ऐसा मत करना। करण ने उसे समझाते हुए कहा। ओह, बट ये धनु कौन है? धनुषी ने उसे देखते हुए पूछा। तो करण ने हंसते हुए कहा, तुम हो, मैं तुम्हें धनु तो बुला सकता हूँ ना? हाँ, तुम मुझे कुछ भी बुला सकते हो, आफ्टर ऑल वी आर फ्रेंड्स। करण और धनुषी घर पहुंच चुके थे। करण का घर बहुत बड़ा और खूबसूरत था। वहाँ एक बहुत बड़ा गार्डन था जहाँ अलग अलग तरह के फूल लगे हुए थे। वाह करण, तुम्हारा घर बहुत ही सुंदर है, धनुषी ने उसके घर की तारीफ करते हुए कहा। तुमसे कम, करण ने हंसते हुए कहा। फिर दोनों अंदर चले गए। धनुषी ने देखा वहाँ एक औरत और एक आदमी बैठा हुआ है, साथ में उसकी उम्र की एक लड़की भी। हेलो मॉम डैड, देखिए कौन आया है, करण ने धनुषी को इंट्रोड्यूस कराते हुए कहा। उसकी आवाज़ सुनकर तीनों उसे देखने लगे। अन्नू ने जैसे ही धनुषी को देखा वो भागते हुए आई और उसके गले लग गई। अन्नू एक खुशमिजाज लड़की थी, हंसना और हंसाना उसका पसंदीदा काम था। वो एक सुंदर और अच्छी लड़की थी। हे धनुषी, तुम इतने दिनों से कहाँ थी और तुम कॉलेज क्यों नहीं आ रही थी? सब ठीक तो है ना? इतने सारे सवाल सुन धनुषी को समझ नहीं आ रहा था कि बेचारी क्या जवाब दे, एक तो वो उसे पहचान भी नहीं पा रही थी। तभी बीच में सोनाली ने मुस्कुराते हुए कहा, आओ बेटा, वहाँ खड़ी क्यों हो? धनुषी उसकी बात सुन मुस्कुरा दी और करण के तरफ देखने लगी। तो करण ने उसे जाने का इशारा किया। धनुषी दोनों के पास चली गई और सोनाली और वीरेन जी के पैर छुए। अरे बेटा, ये क्या कर रही हो? बेटियां पैर नहीं छूती बल्कि गले लगती हैं। ये बोल वीरेन ने उसे अपने गले से लगा लिया। और बताओ, कहाँ थी तुम इतने दिनों से? सोनाली ने मुस्कुराते हुए उससे पूछा। तो धनुषी चुप हो गई। करण ने उसे जब चुप देखा तो सबको देखते हुए कहा, वो धनुषी को कुछ याद नहीं है। याद नहीं? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? अन्नू ने उसे देखते हुए पूछा। वो छोटी, एक्चुअली कुछ दिन पहले धनुषी का एक्सीडेंट हो गया था जिससे उसके दिमाग में गहरा असर पड़ा और इस वजह से उसकी याददाश्त चली गई है। करण की बात सुन सब शौक होकर उसे देख रहे थे। अन्नू ने उदास होते हुए कहा, इसका मतलब मेरी बेस्ट फ्रेंड मुझे भूल गई है। अन्नू, तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो बेटा? अब तुम उसे अपनी बेस्ट फ्रेंड बना लो और उसे हम याद नहीं तो क्या हुआ, वो अब हमें अच्छे से जान लेगी, क्यों धनुषी? सोनाली ने धनुषी को देखते हुए कहा। तो धनुषी ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला दिया और कहा,
आप सब सच में बहुत ज्यादा अच्छे हो। वहीं दूसरी तरफ अथर्व अपने घर पहुंच चुका था। इस वक्त उसके चेहरे में कोई भाव नहीं थे। उसके शर्ट में जगह जगह खून के धब्बे थे, पर उसे इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, बल्कि इस वक्त उसकी आंखें बिल्कुल शांत समुंदर जैसी लग रही थी। वो तुरंत अपने कमरे में गया और वॉशरूम में फ्रेश होने चला गया। कुछ देर बाद ही वो वॉशरूम से बाहर आ गया। इस वक्त उसने एक ट्राउजर पहन रखा था और ऊपर एक टी शर्ट जिसमें उसकी बॉडी साफ दिख रही थी। वो बाहर आ गया। आज ये घर इतना शांत कैसे है और वो नौटी कहीं दिख नहीं रही है, ऐसे तो रोज मेरे सिर पर तांडव करती है। ये बोल वो उसके कमरे की तरफ बढ़ गया। उसने जैसे ही रूम का डोर ओपन किया तो उसे वहां कोई नहीं दिखा। अब ये लड़की कहाँ गई? ये बोल वो उसे चारों तरफ ढूंढने लगा। तभी एक पेपर हवा से उड़कर उसके पास आ गया। उसने उसे पकड़ लिया और देखा तो ये एक लेटर था जो कुछ इस तरह लिखा हुआ था। डियर डेविल प्रेसिडेंट, तुमने मुझे बचाया, उसके लिए मैं तुम्हें जितना भी थैंक यू बोलूं वो कम है और उसके लिए मैं हमेशा तुम्हारी शुक्रगुजार रहूंगी। हाँ, मैं ये भी जानती हूँ कि मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया, बिना परमिशन के तुम्हारे करीब आई, बट आई एम सॉरी, मुझे तुम्हारे करीब नहीं आना चाहिए था। बट मुझे तुम्हारे पास बहुत सेफ फील होता था, इसलिए मैं तुम्हारे पास आती थी, बिना पूछे तुम्हारी गोद में बैठ जाती थी। मैंने तुम्हें बाइट किया और बिना पूछे किस किया, उसके लिए भी बहुत सारा सॉरी। पर अब तुम टेंशन मत लो क्योंकि अब तुम्हारा मुझसे पीछा छूट चुका है। अब तुम्हें परेशान करने वाला, तुम्हें सताने वाला कोई नहीं होगा। तुम आराम से अपने घर में रह सकते हो। तुमने मुझे कपड़े दिए, खाने के लिए खाना दिया, उसके लिए भी थैंक यू। मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी, कभी भी नहीं। मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगी और खासकर तुम्हारी गोद को, तुम्हारी दुश्मन। ये लेटर पढ़कर तो जैसे अथर्व जम सा गया था। उसे ऐसा लग रहा था कि 1 मिनट में उसकी दुनिया उजड़ गई हो। तुमने तो कहा था तुम कभी भी इस घर को छोड़कर नहीं जाओगी और ना ही मुझे, फिर अचानक तुम्हें क्या हुआ? ये बोल अथर्व एक बार और उस लेटर को पढ़ने लगा और उसे देखते ही उसकी मुट्ठी उस लेटर में कस गई। What the hell, तुम्हें क्या लगता है तुम इतनी आसानी से मुझे छोड़कर जा सकती हो? नो बेबी नो, कभी नहीं। तुम मेरे दिल में, मेरी जिंदगी में जगह बनाकर इतनी आसानी से उस जगह को वापस खाली छोड़कर नहीं जा सकती। बहुत जल्द तुम्हें वापस इसी जगह आना है। फिर वो गुस्से से कमरे से बाहर निकल गया और अपने कमरे में आ गया। उसने सिगार निकाला और लाइटर से जलाकर उसे पीने लगा। उसे बहुत अकेला महसूस हो रहा था। उसने अपने कमरे के चारों तरफ नजर दौड़ाई और अपने बेड की तरफ बढ़ गया। वो अपने बेड को अनायास ही छूने लगा, जैसे धनुषी अभी भी उसकी बेड में मौजूद हो। उसे हर चीज में बस धनुषी की छवि नजर आ रही थी। तब उसे याद आया कि कैसे धनुषी ने अचानक उसके गाल पर किस किया था और वो बस जम सा गया था। वो ये बात सोचकर मुस्कुरा उठा। तभी उसके कानों में धनुषी की एक बात गूंजने लगी। जब वो दोनों हॉस्पिटल से आ रहे थे तब उसने उससे कहा था, तुम बहुत गंदे हो, मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। देखना, एक दिन मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी ना, तब तुम्हें अपने कहे का एहसास होगा। आई हेट यू, आई हेट यू, तुम बुरे हो, बहुत बुरे। सही कहा तुमने, मैं शायद बहुत बुरा हूँ, इसलिए तुम भी मुझे छोड़कर चली गई, अथर्व ने खुद से कहा और गुस्से से फ्लावर वाज उठाकर शीशे में मार दिया, जिससे वो एक झटके में चकनाचूर हो गया। नहीं, मुझे छोड़कर मत जाओ, कम बैक। ये बोल वो जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगा। डाइनिंग टेबल पर धनुषी और बाकी सब आराम से बैठे डिनर कर रहे थे। तभी बीच में अन्नू बोल पड़ी, मॉम आपने ये क्या बनवाया है? ये भिंडी की सब्जी कौन खाता है? मैं खाती हूँ, सोनाली ने अपना डिनर करते हुए कहा तो सब हंसने लगे और अन्नू का मुंह बन गया। उसने अपने प्लेट में रखा सारा भिंडी का सब्जी करण के प्लेट में उड़ेल दिया और मुस्कुराते हुए कहा, भाई आजकल तो आप काफी हैंडसम होते जा रहा हो, ये भिंडी खाओ ना, इससे आप और ग्लो करोगे। उसकी बात सुन करण की एक भौहें तन गई। तुम्हें क्या मैं पागल लगता हूँ? चुपचाप अपना खाना खाओ, उसने उसे घूरते हुए कहा और वापस अपना डिनर करने लगा। वही धनुषी ये सब देखकर मुस्कुरा रही थी। अभी उसे अथर्व की बहुत याद आ रही थी। हालांकि वो उससे हमेशा चिढ़ता था, पर आदत तो धनुषी को उसी की थी। करण ने जब धनुषी का मुरझाया हुआ चेहरा देखा तो उसे मुस्कुराते हुए बोला, क्या हुआ धनु, क्या तुम्हें ये अच्छा नहीं लग रहा? न नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो बहुत अच्छा है, धनुषी ने अपने चेहरे पर झूठी मुस्कुराहट लाते हुए कहा। वही करण के मुंह से धनु सुनकर सब उसे हैं रानी से देखे लगे। अन्नू ने करण के बाल बिगाड़ते हुए कहा, ओए होए क्या बात है,
धनु उसके इस तरह बोलने से सब मुस्कुरा दिए और वही करण उसे गुस्से से घूरने लगा। ओके ओके नो प्रॉब्लम, आपको जो बोलना है बोलो, अन्नू ने अपने मुंह में स्पून डालते हुए कहा और अजीब तरीके से हंसने लगी। बच्चों जल्दी से डिनर करो और अपने अपने कमरे में सोने जाओ, कल तो सबको कॉलेज जाना है, वीरेन ने बीच में बोलते हुए कहा। क्या धनुषी भी कॉलेज जा सकती है? अन्नू ने बीच में जोर से बोलते हुए कहा। हाँ हाँ, ये भी कोई पूछने वाली बात है, वो भी कॉलेज जा सकती है, वीरेन ने मुस्कुराते हुए कहा, फिर वापस खाने लगा। थोड़ी देर बाद सब अपने अपने कमरे में जाने लगे तो करण ने धनुषी से कहा, आओ मैं तुम्हारा कमरा तुम्हें दिखा देता हूँ। धनुषी ने हाँ में सिर हिलाया और उसके साथ जैसे ही जाने लगी अन्नू ने झटके से उसका हाथ पकड़ा और कहा, नहीं धनुषी मेरे कमरे में रहेगी। पर करण कुछ कहता कि अन्नू ने सोनाली को कहा, मॉम प्लीज ना, मुझे अपनी फ्रेंड के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना है, तुम्हें जैसा ठीक लगे, इसमें पूछने की कोई बात नहीं है। वीरेन ने तुरंत कहा। तो अन्नू भागते हुए आई और वीरेन के गाल में किस करते हुए बोली, थैंक यू डैड, फिर सोनाली को भी किस कर दिया। फिर धनुषी का हाथ पकड़ करण को आंखें दिखाते हुए चली गई, जैसे कहना चाहती हो, मॉम डैड तुमसे ज्यादा मुझे प्यार करते हैं। वही करण उसे देख अपना सिर हिला दिया और अपने कमरे में चला गया। उन सब के जाते ही वीरेन ने सोनाली से कहा, धनुषी कितनी प्यारी बच्ची है, उसे उसकी मासी से दूर ही रखना होगा। सही कहा आपने, वरना उस औरत की गंदी नजर बेचारी बच्ची पर लग जाएगी। वही दूसरी तरफ एक कमरे में एक आदमी सोफे में बैठे ड्रिंक पर ड्रिंक किए जा रहा था और अपने हाथ में पकड़े कागज को देखे जा रहा था। ये और कोई नहीं बल्कि अथर्व ही था, जिसकी भूख प्यास तो जैसे मर ही चुकी थी। उसने उस कागज को देखते हुए खुद से लड़खड़ाती हुई आवाज में कहा, प्लीज कम बैक ना यार, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे परेशान करो, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी गोद में बैठो, मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी बाहें मेरी गर्दन में लपेटो, मुझे बहुत अकेला लग रहा है। तुम जब आई तो जैसे मेरी जिंदगी में वापस रंग आ गया था, पर तुम्हारे जाते ही मेरी जिंदगी वापस बेरंग हो गई। तभी उसके कमरे में किसी ने नॉक किया। कम इन, अथर्व ने अपने रूड वॉइस में कहा। तभी रोबिन अंदर आया। उसने अथर्व को देखते हुए कहा, प्रेसिडेंट, मैं और हमारी टीम उन्हें पूरी जगह ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, पर हमें वो कहीं नहीं मिल रही हैं। मुझे कुछ नहीं सुनना, जस्ट फाइंड हर अदरवाइज आई विल किल यू। अथर्व की ऐसी बातें सुन बेचारा रोबिन डर गया। ओके प्रेसिडेंट, वी विल डेफिनेटली फाइंड हर। फिर वो तुरंत वहां से भाग गया। वही अथर्व ने जोर से ड्रिंक की बोतल जमीन पर पटक दिया और अपने टेबल में रखी सिगार लाइटर से जलाकर पीने लगा और बालकनी में आ गया। वही दूसरी तरफ धनुषी अन्नू के वॉशरूम में फ्रेश हो रही थी कि उसका पैर जमीन में गिरे हुए सोप पर पड़ा और वो फिसलने लगी, पर वक्त रहते उसने सिंक को पकड़ लिया और लंबी लंबी सांसें लेने लगी। ओह गॉड, आज तो फिर मेरी याददाश्त चली जाती। वही अथर्व भी जैसे अपने कमरे में जाने के लिए मुड़ा तो अचानक उसके कदम लड़खड़ा गए। धनुषी, उसके मुंह से एकाएक शब्द निकला। उसे ऐसा लगा जैसे अभी वो किसी मुसीबत में हो। अथर्व का लड़खड़ाना अब ये ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से हुआ था या फिर भगवान ने पहले ही दोनों की रूह को एक दूसरे से जोड़ दिया था, ये तो भगवान ही जाने। अथर्व जल्दी से अपने कमरे में गया और किसी को कॉल किया। उधर से तुरंत ही कॉल रिसीव भी कर लिया गया। उधर से कोई कुछ बोलता कि अथर्व बोल पड़ा, मैं तुम्हें एक लड़की की फोटो भेज रहा हूँ, उसके बारे में पता करो कि वो अभी कहाँ है, और ये काम जल्दी हो जाना चाहिए क्योंकि अथर्व रस्तोगी को कोई भी चीज में देरी करने की आदत नहीं है। वो अभी किसी डेविल से कम नहीं लग रहा था। धनुषी और अन्नू एक साथ बेड पर लेटे हुए थे कि तभी अन्नू ने मुस्कुराते हुए कहा, बता क्या चल रहा है तेरी जिंदगी में? कहाँ थी तू इतने दिनों से? मैं तो एक डेविल के घर में रहती थी, धनुषी ने मुस्कुराते हुए कहा। व्हाट डेविल? अन्नू ने चौंकते हुए कहा। हाँ डेविल, पर तुम इतना हैरान क्यों हो रही हो? वो सच में एक डेविल है, मैं तो उसके सामने बहुत छोटी लगती हूँ। वो मुझसे बहुत बहुत ज्यादा लंबा है। मैं जब उसके गोद में बैठती हूँ ना, तब भी मैं उसके चेस्ट तक ही आ पाती हूँ। पता नहीं वो क्या खाता है, मुझे भी लंबा होना है। और तुम्हें पता है वो बहुत ही हैंडसम दिखता है, उसकी ब्लू कलर की आईज हैं, पर वो मुझसे बहुत गुस्सा रहता है। मैंने तो कुछ किया भी नहीं है, फिर भी वो मुझसे सीधे मुंह बात तक नहीं करता, इसलिए मैं उसे छोड़कर आ गई, जिससे अब उसे गुस्सा नहीं आएगा और वो आराम से अपनी लाइफ में खुश रहेगा। ये बोलते वक्त धनुषी की आंखें नम होने को चली थी। अन्नू बस उसे ही एकटक देखे जा रही थी
और शायद वो उसके मुस्कुराहट के पीछे के दर्द को भी समझ रही थी। उसने धनुषी को देखते हुए कहा, मम पर तुमने ये बहुत गलत किया, तुम्हें बिना बताए नहीं आना चाहिए था। अब वो तुम्हें लेकर परेशान हो रहा होगा। नहीं, वो मुझे लेकर कभी परेशान नहीं होगा, बल्कि वो तो खुश हो रहा होगा कि मैं उसके घर से चली गई। वो तो बार बार मुझसे कहता रहता था कि मेरे घर से निकल जाओ, फिर तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, और वैसे भी मैंने उसके लिए लेटर छोड़ दिया था ताकि वो मुझे लेकर परेशान ना हो। धनुषी ने अन्नू को गले लगा लिया तो अन्नू ने उसे हग करते हुए कहा, अब आराम से सो जाओ, तुम्हें तो पता है कल कॉलेज भी जाना है। उसकी बात सुन धनुषी उससे अलग हो गई और हाँ में सिर हिला दिया और अपनी आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करते ही एक आंसू की धारा उसके आंखों से बह गई। अगली सुबह धनुषी उठ, तैयार हो जा, कॉलेज जाना है। अन्नू ने धनुषी को उठाते हुए कहा तो कॉलेज का नाम सुनकर वो झटके से उठ बैठी। उसने अपने सामने खड़ी अन्नू को देखा जो कॉलेज के लिए रेडी हो चुकी थी। उसने एक वाइट जीन्स और सिंपल सी ब्लैक कलर की टॉप पहन रखा था। धनुषी ने मासूम सी शकल बनाते हुए कहा, पर मैं क्या पहनूंगी, मेरे पास तो पहनने के लिए कुछ भी नहीं है। तो उसकी टेंशन मत ले, तो अभी मेरे कपड़े पहन ले जो तुझे पसंद आए। अन्नू ने उसकी सिर पर चपत लगाते हुए कहा तो वो मुस्कुरा उठी। धनुषी ने जल्दी से कबर्ड से सिंपल सी नी फ्रॉक निकाला और वॉशरूम लेकर चली गई। थोड़ी देर बाद वो फ्रेश होकर बाहर आई और नीचे चली गई जहां सब उसका डाइनिंग टेबल में बेसब्री से वेट कर रहे थे। करण की नज़र जब धनुषी पे गई जो स्टेयर्स से नीचे आ रही थी, वो तो उसे देख के अपनी पलकें झपकाना भूल गया। वो उस ब्लैक फ्रॉक में बहुत ही प्यारी लग रही थी। उसके लंबे बाल उसके कमर से भी नीचे आ रहे थे। अन्नू ने उसे कोहनी मारते हुए कहा, ऐसे क्या देख रहे हो, उसे नजर लगानी है क्या उसको। करण उसकी बात सुन झेप गया। तभी धनुषी ने सबको देखते हुए कहा, गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड आई अपोलोजाइज फॉर द डिले। अरे बेटा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो, आओ बैठो और ब्रेकफास्ट करो, वीरेन ने धनुषी को देखते हुए कहा। तो धनुषी बैठ गई। तभी सोनाली ने धनुषी की बलाइयां लेते हुए कहा, तुम्हें किसी की नजर ना लगे, तुम बहुत प्यारी लग रही हो। उसकी बात सुन धनुषी शर्मा गई और अपनी गर्दन नीचे कर ली। करण उसे देखकर मुस्कुरा दिया। नजर तो पहले से ही किसी की लग चुकी है, अन्नू से करण को देखकर फुसफुसाते हुए कहा। पर उसके बगल में बैठे करण ने उसकी बात सुन ली और उसे घूरने लगा तो अन्नू ने अपने दांत दिखा दिए। थोड़ी देर बाद सबने नाश्ता किया और करण, धनुषी और अन्नू कार से कॉलेज के लिए निकल गए। करण कार ड्राइव कर रहा था, उसके बगल में धनुषी बैठी हुई थी और अन्नू पीछे बैठी हुई थी। करण की नज़र बार बार धनुषी पे जा रही थी जो विंडो से बाहर देख रही थी, वही अन्नू तो अपने फोन में बिजी थी। तभी अचानक ट्रैफिक लाइट रेड हो गया तो करण ने कार रोक दी। धनुषी अभी भी विंडो से बाहर देखे जा रही थी। तभी अचानक उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। ठीक उसके बगल में अथर्व की कार थी और उसके कार की विंडो ओपन होने ही वजह से सब कुछ धनुषी को साफ साफ दिख रहा था। उसने देखा अथर्व अपने टैब में कुछ कर रहा है। धनुषी की आंखें उसे देखकर नम हो गई। उसका मन कर रहा था अभी भाग कर जाए और अथर्व के गोद में बैठ जाए। उसने अपना हाथ बाहर निकाला ताकि अथर्व उसे देखे, पर अचानक कुछ सोचकर जल्दी से उसने अपना हाथ अंदर खींच लिया। नहीं, अगर इसने मुझे देख लिया तो फिर गुस्सा हो जाएगा, उसने अपने मन में कहा और वो बस एकटक अथर्व को देखने लगी। तभी अचानक अथर्व के हाथ जो टैब में चल रहे थे अचानक रुक गए। उसे ऐसा फील हुआ कि धनुषी उसके आसपास है। उसने जल्दी से इधर उधर देखा, फिर अपना सिर धनुषी की कार की तरफ घुमाया, पर तब तक एक कार उन्होंने कार के बीच खड़ी हो गई और अथर्व और धनुषी मिलते मिलते रह गए। धनुषी ने जल्दी से अपने सीने में हाथ रख लिया और खुद से बड़बड़ाया, अच्छा हुआ इसने मुझे नहीं देखा और ये कार बीच में आ गई। तभी ट्रैफिक लाइट ग्रीन हो गई। करण ने कार स्टार्ट की और कॉलेज की तरफ बढ़ गया। वही अथर्व की कार पीछे रह गई। वो अभी भी बेचैनी से अपनी नजरें इधर उधर घूम रहा था कि कहीं तो उसे उसकी धनुषी दिख जाए, पर शायद भगवान को उन्हें इतनी जल्दी मिलाना मंजूर नहीं था। तो देखते हैं कब तक दोनों एक दूसरे से मिलेंगे भी या नहीं। कॉलेज में धनुषी, करण और अन्नू जैसे ही कॉलेज कैंपस में पहुंचे, सारे स्टूडेंट हैरानी से धनुषी को देखने लगे। देखे भी क्यों ना, आखिर हमारी धनुषी पूरे कॉलेज की सबसे नॉटी और चुलबुलिया लड़की जो थी। हे धनुषी, तुम इतने दिनों बाद, उसका एक क्लासमेट उसके पास आते हुए बोला। धनुषी उसे ही देखे जा रही थी, या यूं बोले तो पहचान ही नहीं पा रही थी।
हालत को समझते हुए करण ने उस लड़के को देखते हुए कहा, राहुल वो एक्चुअली ये कुछ दिनों से बीमार थी। व्हाट, क्या अब तुम ठीक हो? राहुल ने धनुषी की तबीयत पूछा। हाँ हाँ, अन्नू ने धनुषी का हाथ पकड़ा और एक्सक्यूज कहकर अपने क्लास में चली गई। वो दोनों जाकर फर्स्ट बेंच पर बैठ गई कि तभी एक लड़की मुंह उठाते हुए आई, साथ में उनकी 2 चमचियां भी थी। दिखने में वो सब अमीर जादिया लग रही थी। वो लड़की अन्नू और धनुषी को घूरते हुए बोली, तुम दोनों जाओ, जाकर पीछे बैठो, ये हमारी बैठने की जगह है। हम क्यों जाए? पहले तो हम आए थे, तुम लोग बाद में आए हो, तो पीछे तुम लोग बैठो ही, हम नहीं, अन्नू ने गुस्से में कहा, जिससे वो लड़की गुस्से से आग बबूला हो गई। उसके बगल में खड़ी एक चमची ने कहा, यार टीना, ये दोनों तुम्हें मना कर रही हैं। टीना मेहरा को, रिया, इन दोनों को इनकी औलाद ना दिखा दी तो मेरा नाम भी टीना मेहरा नहीं। और अन्नू, तुम्हारी जुबान कुछ ज्यादा ही तेज चलती है। सारे स्टूडेंट्स क्लास में इकट्ठा हो चुके थे। सब इस तमाशे को खूब एंजॉय कर रहे थे। वही करण जो अपने किसी दोस्त से बात कर रहा था, उसके पास एक लड़का भागते हुए आया। ये कोई और नहीं, राहुल था। क्या हुआ राहुल, तुम इस तरह क्यों भागते हुए आ रहे हो? करण ने उसे देखते हुए पूछा। यार लफड़ा हो गया है, टीना और उनकी चमचिया धनुषी और अन्नू से लड़ रही हैं। व्हाट, चलो जल्दी। करण भागते हुए उनके क्लास की तरफ दौड़ पड़ा, क्योंकि वो जानता था टीना अपना बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, और उसे डर भी था कहीं टीना अन्नू या धनुषी को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। वही टीना और अन्नू अभी भी लड़ रहे थे। यू बिच, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बहस करने की? ये बोल टीना ने अन्नू पे हाथ उठा दिया, पर वो उसे छू भी पाती कि धनुषी ने उसका हाथ पकड़ के मरोड़ दिया, जिससे टीना दर्द से कराह उठी। हिम्मत भी मत करना, अगर मेरी दोस्त को छुआ तो हाथ तोड़ दूंगी, समझी? या फिर अच्छे से समझाओ, ये बोल उसने उसका हाथ और ऐंठ दिया, जिससे टीना तिलमिला उठी। रिया और टिया, तुम दोनों क्या देख रहे हो? सबक सिखाओ इस लड़की को, उसने अपनी चमची को देखते हुए गुस्से से बौखलाते हुए कहा। पर रिया और टिया तो डर के मारे कांप रही थी। तभी किसी के पीछे से चिल्लाने की आवाज आई, क्या चल रहा है यहाँ? सबने पीछे पलट कर देखा तो करण गुस्से में उन सबको घूर रहा था। टीना ने रोते हुए कहा, देखो ना करण, इस लड़की ने कैसे मेरे नाजुक से हाथ को बेरहमी से मरोड़ दिया। उसकी बात सुन करण धनुषी को गुस्से से घूरने लगा और कहा, तुमने टीना का हाथ क्यों मरोड़ा? धनुषी और अन्नू हैरानी से उसे देखने लगे। भाई, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? पहले लड़ाई इन्होंने शुरू की, आप धनुषी को कैसे डांट सकते हैं? अन्नू ने अपनी मुट्ठी भींचते हुए कहा। वही टीना, रिया और टिया मुस्कुराते हुए दोनों को देखने लगी। आखिर करण उनकी तरफ जो था। राहुल भी करण के पास आते हुए बोला, तुम इनकी तरफदारी कैसे कर सकते हो करण? पर करण ने उसके बातों को नजरअंदाज करते हुए धनुषी की तरफ देखते हुए कहा, धनु, तुमने टीना का हाथ मरोड़ कर अच्छा नहीं किया, तुम्हें तो इसका हाथ तोड़ देना चाहिए था। उसकी बात सुन धनुषी और अन्नू मुस्कुरा उठी और वही टीना गुस्से से लाल पीली हो गई। सारे क्लास में खड़े स्टूडेंट जोर जोर से हंसने लगे। सबने हूटिंग किया, तोड़ दो टीना के हाथ तोड़ दो। हाउ डे यू बास्टर्ड्स, तुम लोग मेरे हाथ तोड़ोगे, मैं तुम सबको छोड़ूंगी नहीं, और खासकर इस लड़की को। टीना ने धनुषी को घूरते हुए कहा कि बीच में करण बोल पड़ा, सोचना भी मत, अगर उसकी तरफ आंख उठाकर भी देखा तो कबाड़ी में बेच दूंगा। करण ने गुस्से में कहा, अरे भाई, इस टीना को कोई तो 5 पैसा के भाव से भी नहीं लेगा। अन्नू ने तंज कसते हुए कहा। वही धनुषी टीना के करीब आई और कहा, पहले अपनी देख फिर मेरी देखना। यूं ये बोल वो जैसे ही कुछ बोलने वाली थी, धनुषी ने झट से टेबल में पड़ा इंक का बॉटल उठा लिया और उसके चेहरे पर फेंक दिया। सब तो जैसे जम से गए और आंखें फाड़े दोनों को देखने लगे। अचानक पूरे क्लास में हंसी की गड़गड़ाहट गूंज उठी। टीना ने झट ने अपने हाथ से अपने चेहरे को कवर कर लिया और वहां से जाते हुए बोली, इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी तुम्हें। करण ने धनुषी और अन्नू दोनों को गले लगाते हुए कहा, तुम दोनों ठीक तो हो? हम दोनों ने एक साथ कहा। वहीं दूसरी तरफ ऑफिस में अथर्व एक बहुत बड़े मीटिंग में बिजी था। तभी डीलर्स ने मुस्कुराते हुए कहा, तो प्रेसिडेंट, क्या आपको ये डील मंजूर है? अथर्व ने सबको एक नज़र देखा, फिर अपना सिर हिलाते हुए बोला, बाकी की मीटिंग हम शाम को फीनिक्स मार्केट सिटी में करेंगे, तब मैं डिसाइड करूंगा कि मैं इस डील को अप्रूव करूंगा या नहीं। ओके प्रेसिडेंट, डीलर्स ने कहा और वहां से चले गए।
अथर्व अपने बड़े से चेयर में सिर टिकाकर बैठ गया और धनुषी की यादों में खो गया। दूसरी तरफ कॉलेज के कैंटीन में धनुषी और अन्नू बातें कर रहे थे और अपना अपना लंच कर रहे थे कि तभी अन्नू ने मुस्कुराते हुए कहा, यार हम शाम को फीनिक्स मार्केट सिटी चलेंगे तेरे लिए कुछ ड्रेस खरीदने। ओके, धनुषी ने कहा और एक बड़ा सा पिज्जा का टुकड़ा अपने मुंह में भर लिया। कॉलेज ओवर हो चुका था। धनुषी और शिवी गेट के पास ही करण का वेट कर रहे थे कि तभी करण आ गया। भाई, हम दोनों को फीनिक्स मार्केट सिटी जाना है, क्या आप हमारे साथ चलेंगे? अन्नू ने उससे पूछा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो, ये बोल वो ड्राइविंग सीट में बैठ गया और धनुषी उसके बगल में और पीछे अन्नू बैठ गई। करण कार ड्राइव करते हुए बोला, वैसे तुम दोनों वहां जाकर क्या करोगी? हम वहां जाकर मक्खी मारेंगे, अन्नू ने चिढ़ते हुए कहा। तो करण उसे गुस्से में घूरने लगा। उसके इस तरह घूरने से अन्नू मुंह बनाते हुए बोली, भाई ये आप कैसी बातें करते हो? ऑफ कोर्स से हम वहां शॉपिंग करेंगे और हमें आपकी धनु की ड्रेस भी तो लेनी है। आपकी धनु सुनकर करण मन ही मन मुस्कुरा उठा और वही धनुषी ने नजरअंदाज कर दिया और वैसे भी उसे इन सब चीजों के बारे में ज्यादा नहीं पता था, इसलिए अन्नू क्या कहने की कोशिश कर रही थी वो समझ नहीं पाई और उसके अंदर तो बचपना पहले से कूट कूट कर भरा था। थोड़ी देर में वो लोग फीनिक्स मार्केट सिटी पहुंच गए। करण ने कार पार्किंग एरिया में लगाया और फिर कार पार्क कर सब अंदर चले गए। अंदर का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत था। चारों तरफ बहुत सारी ड्रेस और अदर आइटम्स थे। ये मॉल 10 फ्लोर तक था। चारों तरफ ग्लास विंडोज लगा हुआ था। और एक बात, ये किसी और का नहीं बल्कि अथर्व रस्तोगी का ही मॉल था। वैसे बता दे तो अथर्व यूरोप का किंग था और उसके बिजनेस बहुत बड़े बड़े देशों में फैले हुए थे। उसके 625 बड़े बड़े मॉल्स, 550 बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स, 15 उसके प्राइवेट एयरप्लेन्स, 19 जेट्स, 55 बड़े बड़े शिप्स और बहुत सारे बड़े बड़े इंडस्ट्रीज भी थे। उसके और भी कई बिजनेस थे, या यूं कहें तो उसके पास सब कुछ था सिवाय धनुषी के। वो तीनों शॉपिंग करने लगे तभी अचानक सारे लोग कज भीड़ इकट्ठा होने लगी। ये यहाँ इतनी भीड़ क्यों हो रही है? धनुषी ने दोनों को देखते हुए पूछा। यार शायद कोई फिल्म स्टार आया है, अन्नू वही भीड़ में खड़ी होते हुए बोली। तभी उसके बगल में खड़ी एक लड़की ने कहा, कोई फिल्म स्टार नहीं, उससे भी ज्यादा हैंडसम इस मॉल के मालिक आए हुए हैं। धनुषी ने सुना तो उछल उछल कर देखने की कोशिश करने लगी। वही अथर्व ने अपने फेस पर मास्क पहन रखा था, ब्लैक टैक्सीडो, ब्रांडेड वॉच और जेल से सेट किए बाल। वो सच में बवाल लग रहा था और उसके इस लुक से कई लड़कियां घायल भी हो चुकी थी। धनुषी ने मुंह लटकते हुए कहा, चल, यहाँ से सब ऐसे कर रहे हैं जैसे कोई प्रेसिडेंट आ गया है, चलो हम शॉपिंग करते हैं। ये बोल वो वहां से चली गई तो अन्नू और करण भी उसके पीछे पीछे आ गए। तीनों वापस शॉपिंग करने लगे और वही अथर्व को चारों तरफ से बॉडीगार्ड ने घेर लिया ताकि कोई उसे देख भी ना पाए। थोड़ी देर में वो एक प्राइवेट रूम में चला गया जहां पहले से ही डीलर्स उसका इंतजार कर रहे थे। वो सीधा अपने बड़े से चेयर में बैठ गया और मास्क निकाल दिया। फिर डीलर्स ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रेसिडेंट, क्या अब हम मीटिंग स्टार्ट करें? अथर्व ने बस अपनी पलकें झपका दी तो सारे लोगों ने मीटिंग स्टार्ट कर दिया। वही धनुषी ने अन्नू को देखते हुए कहा, यार मुझे जोर की आई है, मैं जल्दी वॉशरूम जाकर आती हूँ। फिर वो जल्दी भागते हुए वॉशरूम चली गई। उसके जाते ही अन्नू ने करण से पूछा, तो बॉस कैसा चल रहा है? ये तो क्या बोल रही है? करण ने ड्रेस देखते हुए कहा, वही जो आप समझ रहे हो। अन्नू ने तिरछी मुस्कुराहट के साथ कहा। तो करण कुछ नहीं बोला। प्यार हुआ, इकरार हुआ, प्यार से फिर भी डरता है दिल। ये बोल अन्नू सिटी बजाते हुए गाना गाने लगी। वही करण उसे गुस्से से घूरने लगा। दूसरी तरफ धनुषी जब वॉशरूम से बाहर आई तो उसकी नज़र एक बच्चे पर गई जो वहीं पे खड़े होकर रो रहा था। क्या हुआ तुम्हें? धनुषी ने मुस्कुराते हुए उससे पूछा तो वो बच्चा और रोने लगा। ओए, तुम क्या यहाँ बाढ़ लाओगे? धनुषी ने उसे घूरते हुए पूछा तो वो बच्चा उसके ऐसे कहने पर शांत होकर उसे देखने लगा। अच्छा बच्चू, अगर तुम मुझे बता दोगे कि तुम रो क्यों रहे हो तभी तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। मेरी मम्मा नहीं मिल रही है, उस बच्चे ने रोते हुए कहा। धनुषी कुछ बोलती कि एक औरत भागते हुए आई और उस बच्चे को गोद में उठा लिया। बेटा कहाँ थे तुम? मम्मा कितनी परेशान हो गई थी। ये बोल वो उस बच्चे के चेहरे को चूमने लगी तो वो बच्चा भी उस औरत के गले लग गया। थैंक्स, तुमने मेरे बेटे की मदद की। ये बोल वो औरत खुश हो गई तो धनुषी बस मुस्कुरा दी।
थोड़ी देर बाद वो करण और अन्नू के पास पहुंच गई तो अन्नू ने थोड़े गुस्से में कहा, कहाँ थी तू? उसके पूछने पर धनुषी ने उस बच्चे के बारे में बता दिया। तभी करण भी उसके पास आ गया और धनुषी को गले लगाते हुए बोला, कहा, तुम्हें पता है ना हम तुम्हारे लिए कितने परेशान हैं, मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा। अरे तुम परेशान मत हो, बस थोड़ी देर हुई है, चलो जल्दी शॉपिंग करके घर चलते हैं। उसकी बात पर दोनों ने सिर हिलाया और फिर से ड्रेस देखने लगे। वही अथर्व की मीटिंग भी खत्म हो चुकी थी तो वो भी बाहर आ गया था। वही धनुषी ने जैसे ही एक ड्रेस पसंद किया तो एक लड़की ने उसके हाथों से वो ड्रेस छीनते हुए कहा, ये तुम्हारे लायक की नहीं है। उसकी बात सुन धनुषी गुस्से में बौखला गई और वापस वो ड्रेस छीनते हुए बोली, पर पहले इसे मैंने पसंद किया है। तभी सारे लोग वहां भीड़ करने लगे। करण भी जल्दी से भागते हुए उसके पास आया और धनुषी को देख पूछा, तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? करण, मैंने ये ड्रेस लिया तो इसने मेरे हाथों से छीन लिया, कोई बात नहीं, हम इससे भी अच्छी ड्रेस तुम्हारे लिए लेंगे। ये बोल उसने उसे गले लगा लिया। उधर अथर्व ने जब इतनी भीड़ देखी तो रोबिन से पूछा, यहाँ इतना क्राउड क्यों है? पता नहीं प्रेसिडेंट, मैं देख कर आता हूँ। ये बोल वो उस भीड़ की तरफ चला गया और लोगों को साइड करने लगा, पर वहां का नज़ारा देख उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। जिस लड़की को वो जी जान से ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं वो यहाँ है। तभी अचानक वो भागते हुए अथर्व के पास गया। उसने जब रोबिन को ऐसे भागते हुए देखा तो पूछा, क्या हुआ है? वो प्रेसिडेंट धनुषी वो वहाँ। रोबिन बोल भी नहीं पा रहा था। वही अथर्व ने जब धनुषी का नाम सुना तो भागते हुए उस तरफ जाने लगा। अथर्व भागते हुए वहां पहुंच गया जहां भीड़ लगी हुई थी। वो जल्दी जल्दी सबको साइड कर अंदर जाने लगा, पर अचानक उसके कदम ठिठक गए क्योंकि बहुत सारी लड़कियां उसे घेर कर खड़ी हो गई थी। हे हैंडसम, एक लड़की ने बड़े ही अदे से कहा, जिससे अथर्व का पारा हाई हो गया। उसने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, हट जाओ मेरे रास्ते से। ओएमजी, आप तो प्रेसिडेंट हो ना, किंग ऑफ यूरोप। ओ माय गॉड यू आर डैम हॉट। एक लड़की ने बहुत ही एक्साइटेड होते हुए कहा। अथर्व अपनी धनुषी के पास जा ही नहीं पा रहा था, सिर्फ उन बेवकूफ लड़कियों की वजह से, जिससे उसके अंदर का शैतान जागने लगा। यू ब्लडी फूल्स, डैम इट, आई सेड लीव मी। अथर्व ने बहुत भयंकर आवाज में कहा, जिससे लड़कियां बाकी खड़े मॉल के लोग भी कांप गए। सारी लड़कियां डर से साइड हट गई और अथर्व को आगे जाने का रास्ता दिया। वही जब धनुषी ने इतनी जानी पहचानी खतरनाक आवाज सुनी तो करण से जोर से लिपट गई। करण ने उसे गले लगाते हुए कहा, हे तुम इतना डर क्यों रही हो? तब तक अथर्व भी पहुंच चुका था। जब उसने धनुषी को किसी लड़के के गले लगे हुए देखा, वो अपनी लाल आंखों से दोनों को घूरने लगा। फिर जल्दी से दोनों के पास पहुंचकर झटके से करण को धनुषी से अलग कर उसे अपने कंधे में उठा लिया। अचानक इस तरह धक्का देने से करण संभल नहीं पाया और वो नीचे गिर गया। करण बस दर्द से कराह रहा था। वही धनुषी लगातार अथर्व के पीठ में मारे जा रही थी। छोड़ो मुझे, छोड़ो, ये क्या कर रहे हो तुम? ये बोल वो रोने लगी, पर अथर्व को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। अथर्व फिर सीधा धनुषी को लेकर अपने प्राइवेट रूम गया और अपने पैरों से डोर लॉक कर धनुषी को सीधा खड़ा कर दिया। धनुषी ने जब अपना सिर उठाकर देखा तो उसकी नज़र सीधा अथर्व की नज़रों से जा मिली। वो उसे देख डर गई। तुम प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें अब कभी परेशान नहीं करूंगी, कभी अपनी शकल भी नहीं दिखाऊंगी, पर प्लीज़ मुझे जाने दो, धनुषी ने हाथ जोड़ते हुए कहा। उसकी इस हरकत से अथर्व के दिल में टिस्सा उठा। वो झट से उसे अपने करीब खींचकर अपने बाहों में भर लिया। धनुषी उसके इस तरह अचानक गले लगने से हैरान हो गई। उसने भी उसे गले लगा लिया, पर बेचारी के हाथ अथर्व को होल्ड करने के लिए कुछ ज्यादा ही छोटे पर जा रहे थे, जिससे वो अथर्व को अच्छे से पकड़ भी नहीं पा रही थी। थोड़ी देर बाद अथर्व ने उसे खुद से दूर किया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, क्यों गई तुम घर छोड़कर? तुमने तो कहा था कि तुम उस घर को छोड़कर कभी नहीं जाओगी, फिर तुम क्यों वहां से बिना बताए चली आई? तुम ही तो बोलते थे कि तुम मुझसे दूर चली जाओ, कब तुमसे पीछा छूटेगा और मैं चैन से जीऊंगा? मेरे घर से निकल जाओ, फिर तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। तुम ही तो बोलते थे कि मैं सबको परेशान करती रहती हूँ, इसलिए मैं वहां से आ गई ताकि तुम मेरी वजह से परेशान ना हो। अथर्व उसे ही एकटक देखने लगा। उसने उसके चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए कहा, नहीं तुम मुझे परेशान नहीं करती हो, प्लीज यार मेरे साथ चलो।
ये बोल वो उसे जैसे ले जाने लगा तो अचानक उसके कदम रुक गए। उसने पीछे मुड़कर देखा तो धनुषी वहीं पर खड़ी हुई थी। अथर्व कुछ बोलता कि धनुषी बोल पड़ी, करण मेरा इंतजार कर रहा होगा, मैं चलती हूँ, बाय। ये बोल वो उससे हाथ छुड़ाकर जल्दी से दरवाजे की तरफ बढ़ गई और डोर ओपन कर दिया, पर वो एक कदम भी आगे बढ़ा पाती कि अथर्व ने उसे कसकर पीछे से पकड़ लिया। नहीं, तुम कहीं नहीं जा सकती, भले तुम अपनी मर्जी से मेरी जिंदगी में आई थी, पर जाओगी मेरी मर्जी से नहीं, मुझे जाने दो। उसे खुद से छुड़ाने लगी पर अथर्व ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया और सोफे पर बैठ उसे अपनी गोद में बैठा लिया। उसने अपना चेहरा धनुषी ने गर्दन में घुसा लिया और उसके गर्दन पर अपने होंठ फेरते हुए बोला, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। धनुषी को उसके ऐसे करने से गुदगुदी हो रही थी। अरे छोड़ो, मुझे गुदगुदी हो रही है, धनुषी ने हंसते हुए कहा। उसके हंसने पर अथर्व मुस्कुरा उठा और उसके गर्दन पर हल्के से अपने दांतों से काट लिया, जिससे धनुषी को थोड़ा दर्द हुआ। तुमने मुझे बाइट क्यों किया? धनुषी ने गुस्से में पूछा। तुम मेरे साथ चलो तो मैं बाइट नहीं करूंगा, अथर्व ने उसके गर्दन को सहलाते हुए कहा। तभी अचानक उसके कानों में धनुषी के रोने की आवाज गई। अथर्व ने जब उसका चेहरा देखा तो उसे अपने हाथों में भरते हुए बोला, हे तुम रो क्यों रही हो, किसी ने तुमसे कुछ कहा? धनुषी ने जल्दी से अपना सिर हाँ में हिला दिया। क्या हुआ, क्या बोला उसने, मुझे बताओ। अथर्व ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, मैंने आपको अपने हुस्न के जादू से फंसाया है, पर स्वयं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। ये बोल उसने अथर्व के सीने में अपना सिर छुपा लिया और सिसकने लगी। ये लड़की सच में काफी इनोसेंट है। वही अब तो जैसे अथर्व के अंदर का डेविल जागने लगा। उसने अपने कड़क आवाज में पूछा, तो तुम इसलिए घर छोड़कर चली गई थी? हाँ, धनुषी ने वैसे ही उसके सीने में अपना सिर छुपाए हाँ में सिर हिलाया। तभी अचानक धनुषी का फोन रिंग करने लगा। उसने जब रिंग की आवाज सुनी तो जल्दी से अथर्व के सीने से निकलकर अपने पर्स में अपना फोन ढूंढने लगी और उसे जल्द ही फोन भी मिल गया, पर वो उसे जैसे ही पिक करने लगी अथर्व ने उसके हाथ से फोन छीन लिया और फ्लैश होते नाम को देख हैरान हो गया। ये के कौन है? अथर्व ने अपनी एक भौहें चढ़ाते हुए पूछा। मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है, वो आपसे भी अच्छा है, उसने मेरा बहुत ख्याल रखा और एक स्वीट सी फैमिली भी दी। अब जल्दी रिसीव करो वरना वो मुझसे गुस्सा हो जाएगा। धनुषी ने देखा तो अथर्व उसे गुस्से से घूर रहा था, तो उसने जल्दी से उसके गुस्से को नजरअंदाज कर कॉल रिसीव कर लिया, पर अथर्व ने तुरंत कॉल स्पीकर पर कर दिया। हेलो, धनु कहा है तो उधर से करण की आवाज आई, जिससे साफ पता चल रहा था कि वो उसे लेकर बहुत परेशान है। करण, मैं आ रही हूँ, तुम टेंशन मत लो, बाय बाय। ये बोल धनुषी ने जल्दी से कॉल कट कर दिया और बिना अथर्व को देखे बोली, देख लिया करण कितना अच्छा है, वो मेरी कितनी परवाह करता है। अब मैं उसके साथ ही रहूंगी और उसे परेशान करूंगी, उसके गोद में बैठूंगी और उसे ही किस करूंगी, तुम्हें नहीं, अब जाओ यहाँ से। ये बोल उसने अपना मुंह ऐंठ दिया और वहां से जल्दी से चली गई। वही अथर्व अपनी मुट्ठी भींचे धनुषी को घूर रहा था। वो अभी पूरा का पूरा शैतान लग रहा था, जिसकी सबसे कीमती चीज उससे छीन ली गई हो और उसके अंदर का राक्षस जाग गया हो। वो जल्दी से उसके पास आया और उसे पकड़ते हुए चिल्लाते हुए बोला, क्या कहा तुमने? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की? आज के बाद ऐसा कहा ना तो तुम्हारी जुबान खींच लूंगा। तुम उसकी गोद में नहीं बैठ सकती, ना ही उसे किस कर सकती हो। तुम मेरी हो, तुम्हें जो करना है तुम मेरे साथ करोगी और किसी के साथ नहीं। धनुषी हैरानी से अथर्व को ही देख रही थी कि अथर्व ने उसका हाथ पकड़ा और अपने साथ बाहर लेकर आ गया। उधर करण भी तब से धनुषी को ही ढूंढे जा रहा था कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। धनु, ये बोल करण जैसे ही पीछे पलटा तो अचानक उसका चेहरा मायूस हो गया। क्या हुआ भाई, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो? और धनुषी कहाँ है? अन्नू ने उसे देखते हुए पूछा। धनुषी यहाँ है, अचानक पीछे से एक दमदार आवाज आई। अन्नू और करण ने जब पीछे पलट कर देखा तो दंग रह गए। उसके सामने साक्षात यूरोप के राजा खड़े थे। ओएमजी, ये तो फायर है बॉस, अन्नू ने अथर्व को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा। करण ने उसे अजीब तरह से घुरा और अपने कदम अथर्व की तरफ बढ़ा दिया, जिसने धनुषी को अपने से सटा रखा था। धनुषी, तुम यहाँ इनके साथ क्या कर रही हो? करण ने उसे हैरानी से देखते हुए पूछा। तभी अन्नू भी बीच में बोल पड़ी, हाँ धनु, तुम प्रेसिडेंट के साथ कैसे? वो अन्नू, ये वही डेविल प्रेसिडेंट है जिनके बारे में मैंने तुम्हें बताया था।
जिनकी ब्लू कलर की आइज थी। क्या तुम भूल गई? धनुषी ने उसे याद दिलाते हुए कहा। अरे हाँ, अब याद आया। तो क्या तुम इनके ही घर में रहती थी? अन्नू ने एक्साइटेड होते हुए कहा। तो धनुषी ने हाँ में सिर हिलाया और अपना हाथ अथर्व से छुड़ाकर करण की तरफ बढ़ गई। पर वो एक कदम भी बढ़ा पाती कि अथर्व ने उसे अपने करीब खींच लिया और अपने मजबूत हाथ से उसके पतले कमर को होल्ड कर लिया। उसने अपने दूसरे हाथ को पंत के जेब में डाल दिया। वो सच में इस पोज में काफी हैंडसम लग रहा था। उसके चारों तरफ का ऑरा भी काफी खतरनाक लग रहा था। धनुषी उसे कुछ बोलती कि अथर्व ने करण को घूरते हुए कहा, यू टुक केयर ऑफ माई धनुषी, थैंक यू फॉर दैट, नाउ यू कैन गो। तुमने मेरी धनुषी का ख्याल रखा, उसके लिए शुक्रिया, अब तुम जा सकते हो। उसके ऐसे बोलने से करण ने थोड़ा जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं है प्रेसिडेंट, धनुषी मेरी बेस्ट फ्रेंड है तो उसका ख्याल रखना तो मेरा फर्ज था, चलो। धनुषी ये बोल उसने जैसे ही धनुषी का हाथ पकड़ना चाहा तो अथर्व ने उसे अपने सीने से चिपका लिया और थोड़ा एरोगेंटली कहा, मिस्टर करण, लगता है आपको मेरी बात एक बार में समझ नहीं आती या फिर आप समझना नहीं चाहते, बट इट्स ऑक, मैं आपके लिए अपनी बात एक बार फिर रिपीट करता हूँ। ई सेड लीव, अथर्व ने लीव पर जोर देते हुए कहा। करण अथर्व को देखने लगा, फिर धनुषी को देखते हुए बोला, धनु तुम बताओ तुम किसके साथ जाओगी, बोलो। धनुषी ने जैसे बोलने के लिए अपना मुंह खोला। अथर्व ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, यू नॉनसेंस, आर यू डेफ, क्या मैं तुम्हें धक्के मारकर यहाँ से निकालूं, निकल जाओ यहाँ से, अथर्व ने कहा और धनुषी को लगभग खींचते हुए अपने साथ ले जाने लगा। करण और अन्नू वहीं खड़े दोनों को देखने लगे। वो दोनों चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि उसके सामने दी अथर्व रस्तोगी खड़ा था जिसके सामने दुनिया अपने घुटने टेकती है। तो वो दोनों किस खेत की मूली थे? भाई आप फिक्र मत कीजिए, हम कॉलेज में धनुषी से बात करेंगे, अन्नू ने कहा। तो करण ने बस हम में जवाब दिया और धनुषी को देखते रहा जो अब तक उसकी आंखों से ओझल हो चुकी थी। हे डेविल, छोड़ो मुझे, तुम ये क्या कर रहे हो, तुम बहरे हो क्या? धनुषी ने अपना हाथ उससे छुड़ाते हुए कहा। पर अथर्व ने कोई जवाब नहीं दिया और उसे कार के अंदर बैठाकर खुद उसके बगल में बैठ गया। ड्राइवर ने कार मैंशन की तरफ मोड़ दी। उधर धनुषी ने अथर्व को घूरते हुए कहा, तुमने मुझे उनके साथ जाने क्यों नहीं दिया? तुम्हें पता है ना वो मेरा बहुत 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 अच्छा फ्रेंड है, तो फिर तुमने ऐसा क्यों किया? तुम ना सच में एक डेविल हो, जब 100 डेविल मरे होंगे तब तुम आए होगे। उसकी बात सुनकर अथर्व ने उसे घूरा और कहा, ये सब मेरी वजह से नहीं हुआ है, तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरी वजह से? वो कैसे? धनुषी ने अपने सिर पर अपने उंगली से टैप करते हुए कहा, अगर तुम मुझे बिना बताए नहीं जाती तो ऐसा होता ही नहीं। अथर्व ने कहा, पर तुम ही तो चाहते थे कि मैं तुमसे दूर चली जाऊं। धनुषी ने उसे तंज कसते हुए कहा, नहीं, मैं नहीं चाहता था, अथर्व ने सपाट कहा। उसकी बात सुन धनुषी की आंखों में चमक आ गई। वो तुरंत उसके गोद में उछलकर बैठ गई और अपनी बाहें उसकी गर्दन में लपेट लिया। अथर्व अचानक उसके ऐसा करने से चौंक गया। उसने धनुषी की आंखों में घुरा तो वो उसे अपनी टिमटिमाती आंखों से ही देख रही थी। अथर्व की एक भौहें तन गई, जैसे पूछना चाहता हो क्या। धनुषी ने अपनी आंखें मटकाते हुए कहा, तुम कितने अच्छे हो, कितने दिलदार हो, तुम एक बार कहते ना। फिर धनुषी ने जल्दी से अपने हाथ उसके गर्दन से बाहर निकाला और हाथ जोड़ते हुए कहा, प्लीज धनुषी, तुम मेरे घर से मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तुम कितनी अच्छी हो, कितनी शांत हो, तुम कितनी प्यारी हो, बस एक बार मेरे लिए रुक जाओ। धनुषी का ड्रामा देख अथर्व हैरान हो गया और खुद से बुदबुदाते हुए कहा, शांत और तुम कॉम्बिनेशन कुछ ठीक नहीं लगा। धनुषी ने आगे कहा, बस तुम एक बार ऐसा कहते ना तो मैं तुरंत 1 सेकंड में रुक जाती। धनुषी ने चुटकी बजाते हुए कहा, अरे यार ये बज क्यों नहीं रहा? धनुषी ने एक बार फिर चुटकी बजाया। उसकी हरकत पर अथर्व मुस्कुरा दिया और उसके कमर को पकड़ते हुए कहा, तुम और शांत, तुम्हें क्या वाकई में लगता है तुम शांत हो? तुम कहना क्या चाहते हो? मैं शोर मचाती हूँ, जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। ये बोल धनुषी ने अपना दोनों हाथ फोल्ड कर लिया और अपनी तीखी नजरों से उसे घूरने लगी। अथर्व ने बस लाचारी से अपना सिर हिला दिया तो धनुषी ने उसे घूरते हुए कहा, जल्दी से मेरे सामने हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करो कि प्लीज धनुषी तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, तभी मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी वरना मैं करण के पास चली जाऊंगी। अथर्व उसकी बात सुन आंखें फाड़े उसे देखने लगा। उसने खुद की तरफ इशारा करते हुए कहा, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ूं? तो क्या मैं जोड़ूंगी? धनुषी ने उसे घूरते हुए कहा,
वही कार में बैठा ड्राइवर खीखिया कर हंस रहा था। उसने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा, प्रेसिडेंट हाथ जोड़ेंगे, वाह क्या बात है, मस्त। अथर्व के कान में जब ड्राइवर के खीखियाने की आवाज पड़ी तो उसे अपनी तीखी नजरों से घूरने लगा। अचानक ड्राइवर को ऐसा लगा जैसे उसका शरीर जम रहा है। उसने तिरछी नजरों से जब अथर्व को देखा तो सकपका गया और मन में कहा, प्रेसिडेंट किसी को अपनी आंखों से ही मार सकते हैं। अथर्व ने फिर अपनी नजरें धनुषी पर की जो उसे अपनी आंखों से इशारा कर रही थी, जैसे कह रही हो, जल्दी से मेरे सामने हाथ जोड़ो, तुम्हारे जैसा फालतू टाइम नहीं है मेरे पास। अथर्व लगातार धनुषी को ही घूर रहा था। फिर उसने कुछ सोचते हुए अपना हाथ जैसे ही जोड़ने के लिए बढ़ाया, धनुषी विंडो से बाहर देखते हुए चिल्ला उठी, ड्राइवर अंकल गाड़ी रोको। अथर्व ने धनुषी का चेहरा अपने हाथों में लेते हुए कहा, क्या हुआ, तुम चिल्ला क्यों रही हो? अरे जल्दी गाड़ी रोको, तो धनुषी ने हड़बड़ाते हुए कहा। तो अथर्व ने ड्राइवर को देखते हुए कहा, स्टॉप द कार। उसकी आवाज सुन ड्राइवर ने तुरंत कार रोक दिया और उसके कार रोकते ही धनुषी झट से अथर्व के गोद से उठ गई और कार से बाहर निकल गई। अथर्व भी उसके पीछे से उतरा और चिल्लाते हुए कहा, स्टॉप धनुषी। तब तक बॉडीगार्ड भी कार से उतर चुके थे। वही अथर्व की बात सुन धनुषी नहीं रुकी और बस रोड क्रॉस कर ही रही थी कि अथर्व की नज़र एक कार पर गई जो उसके तरफ ही आ रही थी। अथर्व ये देखकर घबरा गया और पलक झपकते ही धनुषी का हाथ पकड़ अपने करीब खींच लिया। धनुषी अचानक उसके सीने से लग गई। अथर्व ने उसे अपने सीने से लगाते हुए कहा, क्या तुम ठीक हो? हाँ प्लीज मुझे वो दिला दो, धनुषी ने एक शॉप की तरफ इशारा करते हुए कहा। अथर्व ने जब धनुषी की नज़रों का पीछा किया तो देखा एक बड़े से शोकेस में एक बड़ा सा स्काई ब्लू कलर का टेडी बेयर था जो लगभग धनुषी के ही हाइट का था। अथर्व ने उसके कमर को पकड़ अपने करीब खींच लिया और गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, तुम उस 2 कौड़ी के टेडी बेयर के लिए भाग रही थी, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? प्लीज़ 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 मुझे वो दिला दो वरना उसे कोई और खरीद लेगा, मुझे वो चाहिए तो चाहिए, धनुषी ने अपने पैर पटकते हुए कहा। अथर्व ने कुछ नहीं कहा और उसका हाथ पकड़ उस शॉप के अंदर ले गया। उसने अंदर देखा तो बहुत बड़े बड़े टेडी बेयर थे और बहुत तरह तरह के सॉफ्ट टॉयज भी थे। अथर्व ने दुकानदार को देखते हुए कहा, यहाँ पे जितने भी टेडी है सब पैक करके इन्हें दे दो। अथर्व ने अपने बॉडीगार्ड की तरफ इशारा करते हुए कहा और धनुषी को देखने के लिए जैसे ही पीछे पलटा तो हैरान रह गया, क्योंकि धनुषी वहां मौजूद ही नहीं थी। उसने चारी तरफ जल्दी से अपनी नजरें दौड़ाई तो देखा धनुषी एक आंटी से कुछ बात कर रही है। अथर्व ने जैसे ही उसके कदम धनुषी के तरफ बढ़ाए तो उसके कानों में दोनों की आवाज आई, धनुषी प्लीज आंटी आप इसे मत ले जाओ ना बेटा, पर मैं ये अपने पोती के लिए ले रही हूँ, उस औरत ने उसे समझाते हुए कहा। प्लीज़ आंटी इस टेडी में मेरी जान बसती है, आपको पता है एक बार मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे एक ऐसा ही टेडी दिया था पर वो गुम हो गया, प्लीज़ मुझे ये दे दीजिए, आपकी आयु 1000 साल हो जाएगी, आपकी पोती को दुनिया का सबसे अच्छा टेडी मिलेगा, ये मासूम की दुआ कभी गलत नहीं होती आंटी, देखना आपको मेरा आशीर्वाद जरूर लगेगा। उस औरत ने लाचारी से अपना सिर हिला दिया और वहां से चली गई। वही अथर्व जल्दी से उसके पास आया और उसके बाजू को पकड़ते हुए कहा, कौन बॉयफ्रेंड, किसकी बात कर रही हो तुम? अरे जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो डब्बे को पलट देना चाहिए, घी अपने आप बाहर आ जाएगा। वो आंटी मेरे टेडी को लेकर जा रही थी इसलिए मैंने बस उनसे रिक्वेस्ट की, धनुषी ने उससे चिपकते हुए कहा। तुम कभी नहीं सुधर सकती, अब चलो, ये बोल वो जैसे ही उसे ले जाने लगा कि धनुषी ने हैरान होते हुए कहा, पर वो टेडी? तुम घर चलो, जब तक घर पहुंचेंगे टेडी तुम्हारे कमरे में होगा। क्या सच्ची, तुम कितने नेक दिल वाले इंसान हो, जल्दी चलो, ये बोल धनुषी जैसे ही अपने कदम बढ़ाए अथर्व ने उसे तुरंत अपने गोद में उठा लिया और थोड़े गुस्से में कहा, तुम्हें इतनी जल्दी क्यों रहती है, तुम मेरे साथ चलो, ये बोल अथर्व उसे वैसे ही लिए बाहर आ गया। सबकी नज़र बस दोनों पर ही थी। धनुषी ने जब सबको अपनी तरफ देखते हुए देखा तो उसका चेहरा लाल हो गया। वही अथर्व को इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, पर अथर्व की नज़र जैसे ही उसके लाल होते हुए चेहरे पर गई तो पूछा, तुम इतनी लाल क्यों हो रही हो? अरे बुद्धू, इसे ब्लश करना कहते हैं, मैं शर्मा रही हूँ, तुम भी ना समझते ही नहीं हो, धनुषी ने उसे घूरते हुए कहा। ओह, तो तुम्हें शर्माना भी आता है, मुझे लगा तुम्हें सिर्फ बातें बनाना ही आता है, अथर्व ने हंसते हुए कहा। तो धनुषी ने मुंह फेर लिया और गुस्से में कहा,
तुम बहुत ज्यादा बोलते हो, समझे, कुछ मुझसे सीखो, मैं कितना शांत रहती हूँ। उसकी बात सुन अथर्व की भौहें तन गई। उसने उसे घूरते हुए कहा, तुम ना शांत रहने की बात करना छोड़ दो, तुम्हारे मुंह से पता है ये बात कैसी लगती है। कैसी? धनुषी ने जल्दी से कहा, छोड़ो, जाने दो वरना तुम फिर ब्लश करने लगोगी। गुस्से में अथर्व ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, तुम्हें पता है तुम भले ही अंकल बन चुके हो लेकिन तुम्हारे पास दिमाग अभी भी नहीं है क्या? तुम्हें नहीं पता गुस्से में कोई ब्लश नहीं करता, धनुषी ने चिढ़ते हुए कहा। अथर्व ने उसे घूरा और गुस्से से कहा, आज के बाद तुमने फिर अंकल बोला ना तो देख लेना। थोड़ी देर बाद वो दोनों मैंशन पहुंच गए। अथर्व कार से निकला कि उसका फोन बजने लगा। उसने तुरंत कॉल रिसीव कर लिया। धनुषी भी जैसे उसके पीछे कार से उतरने लगी, ड्राइवर ने उसे रोक लिया। क्या हुआ ड्राइवर अंकल? धनुषी ने नरमी से कहा। मैडम आप शायद कुछ भूल रही हैं, ड्राइवर ने झिझकते हुए कहा। क्या? धनुषी ने सिर खुजलाते हुए कहा। तभी उसे अथर्व की आवाज आई, धनुषी बाहर आओ। धनुषी तुरंत कार से बाहर निकल गई। वही ड्राइवर ने खुद से कहा, अरे हाथ कहाँ जोड़ा, मुझे देखना था। टू बी कंटिन्यूड। अगर आपको हमारे कहानियाँ पसंद आ रही हैं और आप और भी अनोखी स्टोरीज की दुनिया में डुबकी लगाना चाहते हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाएं। सब्सक्राइब करके आप कभी भी हमारे मैजिकल स्टोरी टेलिंग एपिसोड्स मिस नहीं करेंगे। हमारे ग्रोइंग कम्युनिटी को ज्वाइन करें और मिलके स्टोरीज के सफ़र का मज़ा लें। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने में मदद करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। See you in the next video.